नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मीना आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो मुद्दा है वो है बजट पर चर्चा। हम बजट पर चर्चा करेंगे और हर इंसान को जो अपेक्षाएं होती है बजट से कि सरकार हमारे लिए ये लेकर आएगी, सरकार हमारे लिए वो लेकर आएगी। सरकार लेके तो आई है, लेकिन किसके लिए क्या लेके आई है ये है जानना जरूरी। कुछ ऐसी बातें जो आपको शायद मालूम ना हो, हमारे द्वारा बता दी जाएगी। सरकार की मंशा क्या है और सरकार क्या चाहती है। आप जिस राज्य ने वोट दिया उसको क्या मिला, जिस राज्य ने वोट नहीं दिया उसको क्या मिला। वर्तमान सरकार कैसे चल रही है, वर्तमान सरकार के पहियों का क्या हो रहा है, जो दो पहिए जुड़े हैं उनका क्या हाल है, वो भी देखते हैं हम इस बजट के माध्यम से। तो आइए, 7वीं बार बजट प्रस्तुत करने वाली महिला हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, जिनके बारे में लगातार 7वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही है। अच्छी बात है ना। आगे थोड़ा बजट के बारे में पढ़ लेते हैं कि बजट शब्द आया कैसे, बाकी सब बजट के बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ा जान तो लेते हैं कि बजट होता क्या है बेसिकली, है ना। तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुझे से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, है ना, जादू का पिटारा, चमड़े का थैला। तो वहां से होता है, क्या होता है भैया, कुछ नहीं होता, सरकारी आय व्यय का विवरण होता है। जैसे कि आपके पास, आप कोई मोबाइल की दुकान पर गए, मोबाइल लेने गए और आपसे सबसे पहले मोबाइल वाला पूछेगा कि आपका बजट क्या है, आपके बजट में मैं आपको मोबाइल दिखा दूं। तो वहां भी आप बता देते कि 18,000 बजट है, 20,000 का मत दिखाना, 18,000 वाला ले जाएंगे। तो बजट का सीधा सा मतलब है कि आपने इतना प्रॉपर एक साल का बना लिया कि भैया इतने खर्चे होंगे, इतनी इनकम आ सकती है और ये कुछ ऋण वगैरह डेप्ट वगैरह लेकर हमारा हो जाएगा इस साल का गुजर बसर। इसमें हमारा फोन 18,000 का जाएगा, 20,000 और लेंगे, 20,000 का ज्यादा का फोन ले लिया हमने तो क्या होगा, हम पे ऋण चढ़ जाएगा 2,000 रुपए का। इस टाइप से सरकार ये देखती है कि कितना तो आया है और कितना गया है, मतलब आया राम गया राम टाइप का हिसाब है और कुछ नहीं है ना। कितना आया है कितना गया है वो बजट होता है। बाकी बजट के बारे में डिटेल से जानना है तो फिर आप हमारी प्रॉपर क्लास देखनी पड़ेगी, है ना। अभी बेसिक बेसिक चीजें समझ लेते हैं ताकि हम इस लेक्चर को बोरियत ना महसूस होने दें। अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख है, लेकिन ये ध्यान रख लेना बजट का उल्लेख है, बजट शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में कहीं से कहीं तक नहीं है, ये ध्यान रख लेना। क्यों नहीं है वो भी चीजें बाद में बताएंगे, लेकिन इसका कुछ इतिहास देख लेते हैं, हिस्ट्री के देख लेते हैं कि कैसे बजट आया, है ना, कि किसने कब कब प्रस्तुत किया वो देखते हैं। सबसे पहले 1830 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय जो वायसराय हुआ करता था, आप सभी जानते हैं, उनके समय जेम्स विल्सन द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। और इन्हें सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया गया तो इन्हें भारतीय बजट का प्रणेता या फादर ऑफ इंडियन बजट के नाम से जाना जाता है। इनको किसको ध्यान रख लेना, जेम्स विल्सन को। 1947 में जब देश आजाद हुआ, आप सभी को पता है ना, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तब स्वतंत्र भारत का या इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। और हमारे पहले वित्त मंत्री, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कौन थे, आर के षणमुखम शेट्टी, इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। इसके बाद 1950 में 1950 में देखा जाए तो ये गणतंत्र भारत मतलब रिपब्लिक भारत का पहला बजट था। इंडिपेंडेंट भारत और गणतंत्र भारत में क्या अंतर होता है तो फिर संविधान जाकर पढ़ो, है ना, हमारी क्लास से जाके देखो तो समझ में आएगा। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, यह भी वित्त मंत्री थे उस समय। मतलब जो आम बजट है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, वह है जॉन मथाई, जिन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके बाद सर्वाधिक बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो बजट प्रस्तुत किया गया है मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार प्रस्तुत किया। अगर ये वर्तमान सरकार बनी रहती है और अगले कुछ बजट प्रस्तुत होते हैं, ऐसा माना जाता है कि निर्मला सीतारमण जी अगर वित्त मंत्री बनी रही तो आने वाले समय में इस सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले वो लगभग 11 बार बजट प्रस्तुत कर चुकी होंगी और वो सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाली महिला और व्यक्ति में सब में पहले नंबर पर आ जाएंगी, ये ध्यान रख लेना आप। फर्स्ट महिला के रूप में बजट प्रस्तुत किसने किया था, हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, है ना। इसके अलावा सेकंड महिला के रूप में बजट प्रस्तुत करने वाली महिला कौन है, आपकी निर्मला सीतारमण, जो आपकी वर्तमान वित्त मंत्री है, जिन्होंने हाल ही में अपना 7वां बजट प्रस्तुत किया है, ये ध्यान रख लेना। ये एक और चीज और ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब 1924 के समय जब बजट प्रस्तुत किए जाते थे 1924 से पहले, तो आम बजट और रेल बजट
दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन 1924 में एक बार कमेटी की सिफारिश पर आम बजट और रेल बजट को अलग कर दिया, मतलब सेपरेट कर दिया गया। इसके बाद आपका 2017-18 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर वापस आम बजट और रेल बजट को वापस मर्ज कर दिया गया। जो आम बजट है उसे आप सभी को पता है कौन प्रस्तुत करता है, अपने देश का वित्त मंत्री, और वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण। और जो रेल बजट था जो कौन प्रस्तुत करते थे, रेल मंत्री। ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। किसको क्या मिला, ये है सवाल, है ना। किसको क्या मिला और क्यों मिला, ये होना चाहिए सवाल। किसको क्या मिला ये नहीं, किसको क्या मिला और क्यों मिला, ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार के बजट में। यही देखने को मिला है। बाकी बजट तो आपने देख लिया होगा, बहुत सारे न्यूज चैनलों के माध्यम से पढ़ भी लिया होगा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया होगा, क्योंकि समझने लायक बनाते ही नहीं है। बाकी अपने देश में हिंदी बोली जाती है, सभी नेताएं हिंदी बोलते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री भी हिंदी में भाषण देते हैं, सभी हिंदी में भाषण देते हैं, लेकिन बजट इंग्लिश में प्रस्तुत करते। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें इंग्लिश आती ही नहीं है, ताकि बजट में कुछ पता ही ना चले आम आदमी को। जिन्हें पता चलना चाहिए उन्हें पता चल जाता है, और तुम्हें कुछ पता नहीं चल पाता। वो ये भैया, किसको क्या मिला, राज्यों को क्या मिला, वो भी देखने वाली बात है, और किस राज्य को क्यों मिला वो भी देखने वाली बात है। टैक्स पेयर को क्या मिला है, जो टैक्स देने वाले हैं उन्हें क्या मिला, और उनकी टैक्स की दरें कैसे बढ़ गई, वो भी देखेंगे। क्या क्या चेंजेस आए। वोट देने वालों को क्या मिला, सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, वोट देने वालों को क्या मिला, और नहीं देने वालों को क्या मिला, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। बेरोजगारों को क्या मिला, क्या मिला बेरोजगारों को, वो भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है ना। अरे यार ये क्या आ गया, ये मैंने नहीं लगाया, अपने आप आ गया, है ना। सबसे पहले मित्र मंडली की बात करते हैं, जो मोदी सरकार में वर्तमान में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, है ना, वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोदी जी के राइट हैंड के बारे में बात कर लेते हैं, वो है आपके नीतीश कुमार माननीय, है ना, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, है ना। हालांकि आपने देखा होगा जब सीटें आई ना, इस बार लोकसभा की सीटें आई, तब बिहार से सीटें गायब थी, और बिहार पे बाजी कौन मार गए, नीतीश कुमार। तो जो बाजी मार गया उन्हें 26,000 करोड़ की सौगात दे दी कि भैया ये 26,000 करोड़ पकड़ो, और कम पड़ेंगे तो हम और देंगे, चच्चा अभी इतना ले लो, चच्चा कुछ देख लो। खुश होने वाली बात है, बिहार में पुल बनेंगे, वापिस टूट जाएंगे। देख रहे हो, जब भी बाढ़ आती है बिहार के पुल अलग हो जाते, बह जाते, पता ही नहीं चला कि पुल था कि नदी थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी पुल बनाए जाएंगे। ऐसे पुलों को बनाने से अच्छा बनाए ना, कुछ अच्छा बना लो भैया। वहां पर और भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जंक्शन बनाए जाएंगे, बहुत सारी जो आधारभूत संरचना है उनका विकास किया जाएगा, एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, मेडिकल पर खर्च किया जाएगा। लेकिन बिहार का देखने योग्य बात है कि कितना पैसा वास्तविक रूप से खर्च होगा, ये देखने वाली बात है। और बिहार का विकास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी देखने वाली बात है। ये मजाक वाला पैसे नहीं है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा रुपए 26,000 करोड़ उस बिहार को मिले जिसने वर्तमान सरकार को वोट नहीं दिए, ध्यान रख लेना, ये देख लो। दूसरे, आंध्र प्रदेश को कैसे भूल जाए, अपने चंद्रबाबू नायडू को कैसे भूल जाए, नहीं भूलना चाहिए। इन्हें भी सौगात मिली है अपनी नई राजधानी, न्यू कैपिटल डेवलपमेंट करने के लिए आंध्र प्रदेश में, अमरावती के लिए इन्हें 15,000 करोड़ का अभी तो दे दिया है कि भैया इतना रख लो, अभी इतना ही, बाद में और दे दिया जाएगा, आप टेंशन ना ले आप हमारे, है ना। लेकिन और भी विकास के लिए देंगे, टेंशन मतलब इनका तो हो गया, मतलब इन्हें तो बढ़िया अच्छा खासा मिल गया। लेकिन ध्यान रखना कि दोनों राज्यों से इन्हें वोट नहीं मिले थे, उन राज्यों में इतना इन्होंने अच्छा खासा पैसा दिया है। लेकिन जिस राज्य से 29 की 29 सीटें मिली हो, एक तरफ से भगवा छा गया हो, उस राज्य को क्या मिला, क्या मिला, कुछ नहीं मिला उस राज्य को। इन दोनों राज्यों के मुकाबले कुछ मिला ही नहीं है ना। जिस राज्य ने 29 की 29 सीटें लोकसभा सीटें दी हो, उस राज्य को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। ये ध्यान देने योग्य बात है। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है मुझे तो भैया, जो वोट देंगे उन्हें कुछ नहीं मिला, और जो नहीं दिया उन्हें बहुत कुछ मिल गया, ऐसा ही समझ में आ रहा है। फिर तो आगे बढ़ते हैं, बस जिताते जाओ, कोई मतलब नहीं है। बाकी देखो क्या चीज सस्ती हुई है, क्या चीज महंगी हुई है, ये आपका काम का हो सकता है। मोबाइल फोन सस्ते हो गए, बढ़िया से मोबाइल खरीदो, रील बनाओ और चलाओ, क्योंकि युवा बेरोजगार था, बेरोजगार है, वो बेरोजगार रहेगा, कुछ नहीं मिलने वाला युवा,
मोबाइल चार्जर सस्ते हो गए क्योंकि चार्जर की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, बढ़िया की कैंसर की दवाएं सस्ती की गई है, बढ़िया बात है। सोना चांदी प्लेटिनियम सस्ती हो गई है, ये भी ठीक ठाक बात है। लेदर और फुटवियर सस्ते हो गए, और भी कुछ चीजें सस्ती हो गई है, वो आप देख लें। ये महंगी क्या की है, अमोनिया महंगी की है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होती है उससे महंगा की है, अच्छी बात है ना। टेलीकॉम उपकरण महंगे किए हैं, ये भी ठीक ठाक बात है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन टैक्सेशन की जो दर है वो कैसे देनी पड़ेगी आपको, क्या क्या चीजें होने वाली है, वो चीजें हम देख लेते हैं। देखो भैया, पुराना स्लैब ये था कि 0 से 3 लाख तक की आप अगर आपकी इनकम है तो आपकी टैक्स दर 0% थी, 3 से 6 पे आपकी 5%, 6 से 9 पर 10%, ये पुराने वाला। नया वाला देख लो जो आपका काम का है, नया स्लैब है 0 से 3 लाख के बीच में तो 0% है, 3 से 7 में 5%, 7 से 10 में 10%, 10 लाख में 10 से 12 लाख में 15%, और 12 से 15 में 20% आपको दर से टैक्स देना है, और 15 लाख से अगर ऊपर है तो आप 30% तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, है ना। और वहीं आपको देखते हैं कि ओवरऑल जो बजट, जो अमृतकाल का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत को 2047 तक घोड़ी की तरह दौड़ने के लिए बोला गया है कि विकसित भारत 2047, ऐसा भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ जाएगा। उसके लिए कुछ योजना है, सबको साधा गया है, तो आप देखो कितनी अच्छी योजना है, सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, मतलब सभी वर्गों को साथ दिया है और बेहतरीन तरीके से। युवाओं को तो भर भर के रोजगार है, किसानों के तो पूछो मत, मतलब मजे ही मजे, अब तो चांदी चांदी है किसानों की, अब तो गरीबी है ही नहीं, अब किसान आत्महत्या कर ही नहीं सकता। महिलाओं को तो मतलब ऐसा है कि सुरक्षा ही सुरक्षा मुहैया है। शिक्षा के नाम पर तो आप मतलब आप हायर एजुकेशन मिलेगी, इधर आप डिग्री लोगे, इधर आप नौकरी मिलेगी। बिल्कुल बेहतरीन तरीके का बजट है भैया, मेरी कोई शिकायत नहीं है। देख लेते, स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा लॉस हुआ है, उसे नीचे डाउन किया गया क्योंकि 3-4 साल में अच्छा खासा रेवेन्यू जो जनरेट किया है वो स्टॉक मार्केट ने किया है, तो थोड़ा सा टैक्सेशन उस पर बढ़ा दिया गया है, कोई बात नहीं, वो कवर कर लेगा ना। गरीब को क्या मिला है, गरीब को घर मिला है, और क्या चाहिए गरीब को यार, घर मिला है उसको, मेन चीज है। और भी कुछ दिए गए लेकिन मेनली तो घर दिया गया है, घर चाहिए भैया, सबसे पहले तो घर दिया गया है। शहर में 1 करोड़ से ऊपर दिए जाएंगे, गांव में 2 करोड़ से ऊपर घर आपको प्रोवाइड करवाए दिए जाएंगे, ठीक है। महिलाओं को, वुमेन्स को क्या मिला है, 3 लाख करोड़, है ना। 3 लाख करोड़ आपको क्या है, महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत, विभिन्न सुविधाओं के तहत उन्हें सहायता मुहैया कराई जाएगी। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ है भैया। किसानों के लिए 1,52 लाख करोड़, मतलब 1,52 लाख रुपए किसानों के ऊपर खर्च किए जाएंगे विभिन्न योजनाओं के तहत, जैसे भी है, लेकिन किसानों के लिए बहुत बड़ी रकम है, किसान के लिए काफी है। संतुष्ट है किसान तो भैया, इतनी रकम का क्या करेंगे, थोड़ी बहुत कम कर देते सर, कैसी बात कर रहे हो। युवाओं के लिए 10 लाख का लोन ले सकते हो हायर एजुकेशन के लिए आप, लेकिन देश में करना होगा, वो अच्छी बात है, ठीक है। स्पेस के लिए 1,000 करोड़ का अलग से, स्टूडेंट अगर कोई स्पेस में जाना चाहते हैं तो उसमें भी खर्चे कर देंगे। इसके अलावा अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को जो इंटर्नशिप होती है वो प्रदान की जाएगी, है ना। 500 बड़ी कंपनियों में आपको पर मंथ 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे, है ना। ये सब हो गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, ठीक है, ये जो भी है ऐसा है, कहने को तो मतलब किसी ने ये बोला है कि ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, बाकी सबके लिए, लेकिन मुझे पता नहीं ऊंट के मुंह में जीरा है कि नहीं है, वो तो आप डिसाइड करोगे, आप है जनता, है ना। मेरा काम है बताना, मैं तो बता रहा हूँ सरकार की योजनाएं जो भी बजट में आया है ना। लेकिन जो भी आया है ठीक है, इतना बजट है, लेकिन क्या ये सच में एग्जीक्यूट होंगी चीजें, क्या धरातल पर आएंगी ये चीजें, क्या इतना ही जो दिया है वो सच में साकार होगा, क्या 1 करोड़ युवाओं को सच में इंटर्नशिप मिलने वाली है ना। ये मतलब हो जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है, हो जाए तो। बाकी तो अभी तक का इतिहास है, उसमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अगर कुछ चमत्कार हो जाए वो अलग बात है। प्रायोरिटी किस चीज को दी है इस बजट में, ये देखा जाए, कृषि उत्पादकता एवं अनुकूलता को बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। रोजगार प्लस कौशल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये ठीक है। आजकल कौशल पर स्किल डेवलपमेंट होना भी चाहिए, क्योंकि युवाओं को सिर्फ तुम क्या सिखा रहा हो, पढ़ना सिखा रहा है, किताबों को रट्टा मारना सिखा रहा है, और वो रट्टा लेकर डिग्रियां भी ले लेते, 99%, 95% लेकर बाजार में घूम रहे हैं, ये मेरी डिग्री है, मुझे कोई रोजगार दे दो। उन्हें रोजगार के नाम पर 2 वक्त की रोटी नहीं दिला पा रही ये डिग्रियां, तो ऐसी डिग्रियों को क्या करेंगे भैया,
मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी डिग्री का युवा करेगा भी तो क्या करेगा। ठीक है, बढ़िया बात है। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में भी अच्छा आप इस बार ध्यान दिया जाएगा, शहरी विकास में ध्यान दिया जाएगा, अर्बन डेवलपमेंट में, ऊर्जा सुरक्षा के लिए, है ना, एनर्जी एनर्जी सुरक्षा के लिए आपका कार्य किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब आधारभूत अर्ध संरचना होती है, मतलब अब संरचना होती है, उसका विकास किया जाएगा। नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, अच्छी बात है। अगली पीढ़ी के लिए कुछ सौगातें दी जाएगी, वो भी अच्छी बात है। समावेशी मानव संसाधन विकास किया जाएगा, सब अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है बजट से। जैसा है आपके सामने, बाकी और भी चीजें और भी जान लेना, है ना। लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनके लिए मैंने शुरुआत में मसाला दे दिया कि भैया ये इतिहास है, जिससे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। लगभग मैंने सब चीजें समाहित करने की कोशिश की है, बाकी आप और भी देख सकते हो। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है इस देश में चल क्या रहा है। बजट आप ले रहे हो, है ना, बजट प्रस्तुत कर रहे हो, लगातार बजट प्रस्तुत हो रहा है, प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत होता है, लेकिन हर वर्ष एक नई घोषणाएं की जाती है। क्या वो घोषणाएं अमल में आ रही हैं? आपकी स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? डिजिटल इंडिया का क्या हुआ? है ना, वो कितनी ग्रो कर रही है वो देखो आप। मतलब जो आपकी पुरानी योजना है, आप अगर उन पर ही ग्रो अप करेंगे, उनके लिए अलग से बजट प्रस्तुत करेंगे तो शायद बेहतर हो जाएगा। एक नई स्कीम बनाकर चालू कर कर भूल जाना, ये अच्छी बात नहीं है शायद। देखो मेरा ओपिनियन नहीं, मतलब मेरा ओपिनियन बता रहा हूं मैं, ये किसी सरकार पर लाछन नहीं लगा रहा हूं कि ये सरकार ऐसी है वैसी है। देखो मेरा कोई लेना देना नहीं सरकार, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मतलब आप एक नई योजना ला रहे हो, लगातार ये योजना, बहुत सारी योजनाएं लाई है सरकार, लेकिन उस योजनाओं से होना जाना कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो योजना स्टार्ट हो जाएंगी कब खत्म हो जाएंगी अपने आप कोई मालूम नहीं है ना, कोई आता पता नहीं। इसलिए जो योजनाएं पुरानी है भैया, उन्हें अच्छे से क्रियान्वित करो, एग्जीक्यूट करो, ताकि युवाओं को कुछ मिले। इस देश का सर्वाधिक जो बेरोजगार है वह युवा है, और युवा को अगर कुछ नहीं मिला तो इस देश में आने वाले समय में विकास दर, जीडीपी, एफडीआई, दुनिया भर की चीजें घट जाएंगी। हम अंबानी की शादी देखने के लिए कुछ नहीं पैदा नहीं हुए कि अंबानी की शादी देख के कुछ हो जाए, है ना। अंबानी अमीर है तो हम भी अमीर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अंबानी ने जैसे ही शादी हुई अगले दिन ही जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया, पैसे गरीब की जेब से जा रहे। कोई अडानी अंबानी नहीं है, हम मिडिल वर्ग के आदमी हैं। और जो अंबानी साइन नाम की कंपनी जो है, साइन चीज है, साइन प्रोडक्ट है, जो भी है, वो आप सर्च करोगे गूगल पे तो वो चाइना का है, उसे सपोर्ट कर रहा है। मतलब एक तरफ तो आप बाइकआउट चाइना कर रहे हो, दूसरी तरफ आप चाइना से एफडी लेने की, एफडीआई इन्वेस्टमेंट करवाने की सोच रहा है, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ संबंध बनाने की सोच रहा है। तो ये ना कहीं चीजें समझ में नहीं आती, है ना। तो आप युवा वर्ग हैं, प्लीज जागो और सच में देखो, बंद आंखों से मत देखो। अगर रोजगार चाहिए तो आप अपनी तैयारी और अपना दिमाग और अपनी सोचने की क्षमता और जो जागरूकता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, वो जरूरी है। सिर्फ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा। वर्तमान में अगर आपके पास स्किल नहीं है तो किसी काम का आप पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आ रही, डिग्रियां सिर्फ तिजोरियों में सजाने के काम आ रही है, ये ध्यान रख लेना। गांधी जी ने सही कहा था वर्धा योजना के तहत कि इस देश में जो भी विद्यार्थी हैं, ऐसी योजनाएं, ऐसी परियोजनाएं, ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाए पढ़ाई के साथ, ताकि एक रोजगार का साधन उपलब्ध किया जाए। मतलब इधर पढ़ाई चलेगी, उसके साथ में कुछ स्किल भी सिखाई जाए, ताकि इस देश का विकास हो जाए। लेकिन गांधी जी को तो हम भूल ही गए। जो गांधी जी ने बोला है, इस देश को आजाद किया है जिस बंदे ने, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उनके जो वचन है उन्हें तो फॉलो कर ले हम, है ना। इस देश में अगर रोजगार सृजन करना है, देखो सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं दे सकती। अगर स्किल नहीं है तो आप बेरोजगार ही रहोगे, ये कंफर्म है। तो इसलिए भैया सरकार के भरोसे ज्यादा मत बैठो। ये नहीं बोल रहा हूं कि सरकार से आप सरकारी नौकरी करना छोड़ दो, ये नहीं भैया। प्लान बी पे अपनी स्किल रखो, प्लान ए पे अगर सरकारी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, देश सेवा करना चाहते हो, तो प्लान ए पे रखो, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं। आपने एक आईएएस अधिकारी देखा होगा, आईएएस अधिकारी जो थी, एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, किसी को बदनाम नहीं दूंगा। उसने अपना क्या विकलांगता का सर्टिफिकेट लगाकर क्या बन गई, आईएएस बन गई। मतलब आईएएस वाले एग्जाम में अगर धांधली हो रही है तो छोटे मोटे एग्जामों का तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो ध्यान रखो, अपने आप को जागरूक रखो, और इस देश के नागरिक हो तो नागरिकता बताओ कि हम इस देश के नागरिक हैं, दूसरे देश के नहीं है।
अगर एक बात बताओ, अगर आपके घर में आप घर के सदस्य और आपके घर में कुछ गलत हो रहा हो, क्या आप चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये देश अपना है और हम वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है ये देश, और इस देश में हम सभी निवासी हैं। या हिंदी मुस्लिम के नाम पर जो बंटवारा होता है वो कुछ नहीं है, यहाँ सभी भाई बंधु हैं और इस देश का हर एक व्यक्ति इस देश का नागरिक है। और आप अगर नागरिक हो तो क्या आपके घर में प्रॉब्लम चलती है, आप आवाज नहीं उठाते कि नहीं ये गलत है? तो भैया यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ पे आवाज उठाना, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आवाज उठाना चाहिए और आवाज सत्य के लिए उठाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी भैया, आपका है देश, आपका है परिवार। भारत माता की सेवा अगर करना चाहते हो तो भारत माता की सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। खुद का विकास कर लो, खुद का डेवलपमेंट कर लो, भारत माता की सेवा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। आवाज उठाना सीख लो, थोड़ी बहुत जागरूकता ला लो, है ना। अंधभक्ति में रहकर जीवन को बर्बाद करने से अच्छा है एक दिन आवाज उठाकर भक्ति में आकर, देशभक्ति में आकर कुछ करो। बाकी आपकी मर्जी भैया, है ना। जय हिंद, जय भारत।